राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। हम लोग एमपीटीईटी वर्ग 2 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक पेपर हमने डिस्कस किया है 24 फरवरी 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 में 24 फरवरी के इवनिंग शिफ्ट का पेपर नंबर 2। अभी हमारे एग्जाम में जब इंट्रोड्यूस किया था, नोटिफिकेशन दिया था, तो नेगेटिव मार्किंग डालकर दिया था, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग हटा दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, बाकी पैटर्न वगैरह सभी कहानी वही रखी है। 120 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स के अकेले, तो डिसाइडिंग फैक्टर अभी भी मैथ्स है। जिनका मैथ्स अच्छा होगा वो आगे कर पाएंगे। अब हमें समझना है मैथ्स हमें किस लेवल का आना चाहिए। जब हम डिस्कशन करेंगे तो उस डिस्कशन में जो आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, आप ये मानकर चलें वो बेसिक्स आपके पास होने चाहिए पॉकेट में आपकी, जिससे वहां पर जो क्रिएटिव और अच्छे क्वेश्चंस दिखें। देखो 120 नंबर के 120 क्वेश्चन अगर होंगे तो जो डेप्थ है पेपर की वो अपने आप बढ़ जाएगी। और थियोरेटिकल पार्ट जो हम ऐप पर कंप्लीट करवा रहे हैं, अच्छा खासा डेप्थ में एनसीईआरटी वगैरह और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोनों को मिक्स करके वहां पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिससे अगर डेप्थ में पेपर आता है तो एटलीस्ट आपको बहुत मजा आए पेपर सॉल्व करने में। पेपर तभी सॉल्व हो सकता है 120 क्वेश्चन जब आपको अच्छा लग रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अदरवाइज डेप्थ लगेगा आपको। जैसे जनरली एमपी टेट में या सीटेट वगैरह के पेपर जब बच्चे देने जाते हैं तो वापस आके यही बोलते हैं बहुत डेप्थ में या बहुत टफ पूछा था। तो एक्चुअली में टफ नहीं होता है, वो होता है बेसिक, बहुत बेसिक पूछ लेता है। तो बेसिक हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए मैथ्स में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अलजेब्रा में पहला क्वेश्चन लेकर गया है वो, और क्वेश्चन में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में योग में से क्या करना है, कुछ जोड़ के घटाना है। ये घटाना है, इन तीनों स्टेप को जोड़ना है। 3 स्टेप ये हैं। इन 3 स्टेप में से ये दो स्टेप के योग को घटाना है। इन 2 स्टेप के योग को घटाना है। देखो अच्छा खासा एक्सप्रेशन ये दिख रहा है, तो हमें काम ये करना है। देखो ऑप्शंस की तरफ आप देखोगे, m² n² p² mn m²। अब देखो वापस m² और m² यहां लिख रहा है, तो ऐसा तो ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता। फिर उसके बाद p² यहां बचा है, बाकी कुछ भी बच रहा है, इसका मतलब p² वाला आंसर नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम एक एक स्टेप को सॉल्व करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहां से ले लिया n² ले लिया। n² यहां दिख रहा है 5 बार, दूसरे स्टेप में नहीं दिख रहा है, पहले स्टेप में नहीं दिख रहा है। यहाँ n² ये 6 बार दिख रहा है और यहाँ पर n² है नहीं, तो 5 बार यहाँ है, 6 बार यहाँ है, 5n² माइनस 6n²। अब ये आप करोगे धुआंधार तरीके से तो क्या बचेगा, माइनस का n²। तो n² वाला स्टेप जहां माइनस का सिर्फ n² है, वो स्टेप जहां भी होगा वो आंसर होगा हमारा। अब देखने जाए ऑप्शन में, पहला ऑप्शन तो हट ही गया था और वैसे भी यहाँ n² दिख नहीं रहा है माइनस में, सेकंड में नहीं दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है। रुक जाते हैं, हो सकता है फोर्थ में भी हो। 8n² यहां दिख रहा है हमें, तो 8n² आंसर नहीं होगा, सिर्फ माइनस के n² वाला हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग एग्जाम में ऐसा ही करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप आप पकड़ के, आप चाहे m² भी ले सकते थे, आप mn भी ले सकते थे, आप p² भी ले सकते थे, आप कुछ भी ले सकते थे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सर n² आपने लिया तो आपका आंसर आ गया। आप कुछ भी लें, कोशिश करें, आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिया है हमें ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से लिया है। अ फार्मर वांट टू फेंस हिज रेगुलर हेक्सागन, एक सम षटभुज को फेंसिंग करनी। एक किसान 200 मीटर भुजा के सम षटभुज आकार वाले भूखंड में बाड़ लगाना चाहता है। ये है, ऐसा उसका खेत है, इसमें वो बाड़ लगाना चाहता है, और इसकी एक भुजा कितनी है, 200। क्या जानना चाहता है, इसके लिए आवश्यक रस्सी की
कुल लंबाई मतलब वो जानना चाहता है पेरीमीटर या परिमाप या बाउंड्री। हम हमेशा बोलते हैं जब भी बाउंड्री की बात की जाएगी उसका मतलब होता है परिमाप। तो यहां बात की जा रही है परिमाप की। सभी 200 200 200 मिला के कितनी बार? 6 बार। तो 200 गुना 6, हमें आंसर मिल जाएगा 1200। 1200 मीटर, 1200 मीटर जहां है ऑप्शन नंबर 4, 1200 मीटर, ये हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? अगला सवाल हमसे बोल रहा है 10% के लाभ पर एक टी सेट और 20% के लाभ पर एक शरबत सेट बेचने पर एक क्रॉकरी विक्रेता 26 रुपए का लाभ कमाता है। अब उसने प्राइस नहीं दिया, ठीक है, चलो एक आर्टिकल पर 10%, दूसरे पर 20% और 26 रुपए कमा रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि वह 5% के लाभ पर टी सेट और 15% के लाभ पर शरबत सेट, अब उसने जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो चेंज कर दिया और अब प्रॉफिट बोल रहा है 17 रुपए। अब हम इसको बिल्कुल बेसिक की तरह लिखते हैं। हम मान लेते हैं टी सेट x रुपए का है, टी सेट x रुपए का है तो 10% कमाएगा इस पे, तो x का 10/100 कमाया, प्लस जो शरबत सेट है, शरबत सेट पर 20% कमा रहा है, अपन मान लेते हैं y का था तो y पर 20% कमाया और मिलेगा कितना टोटल जो कमाया, सिर्फ प्रॉफिट लिख रहे हैं, ये बनेगा 26। फिर दूसरी कंडीशन में टी सेट पर कितना 5% और यहां शरबत सेट पर मिला उसे 15%। अब देखो हमें x और y की वैल्यूज चाहिए, तो टी सेट एवं शरबत सेट का वास्तविक मूल्य x और y पूरा चाहिए। x और y पूरा चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक को गायब करना पड़ेगा विलोपन विधि से। तो एक को गायब करने के लिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ये नीचे 100 है चलेगा, यहाँ भी 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, अपन 2 से पूरे में गुणा कर देंगे, बराबर के उस तरफ भी हमारा काम हो जाएगा और नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाला घटा देंगे। तो x वाला स्टेप तो गायब हो जाएगा। ये y ये 30 हो जाएगा, 30 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10/100 बराबर 17 दूनी 34। ये कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, सॉरी 17 दूनी 34 नहीं, हाँ 34 में से 26 घटाओगे क्या आ जाएगा, 34 में से 26 घटाओगे आ जाएगा 8, ये 10 यहां जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 80। अब देखो y क्या है, शरबत सेट 80 कहीं पर दे रहा है, इसमें दे रहा है और इसमें दे रहा है, ये दोनों ऑप्शन हमारे हट जाते हैं, एक में 75 एक में 100, ठीक है कोई मतलब नहीं है, हम उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 80 उठा के हम यहां लिख देते हैं, 80 उठा के यहां लिख देते हैं, ये बचेगा x/10 प्लस 80 गुना 20/100, दोनों जीरो काट दो, बराबर में कितना 26, 8 दूनी 16, 16 वहां जाके घटेगा क्या बचेगा 10 और ये जीरो ऊपर चला जाएगा तो x बराबर 10 गुना 10, ये हो जाएगा 100, मतलब ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन, जैसा बोला वैसा लिख दिया, इसमें कोई लॉजिक कुछ भी नहीं लगाया अपन ने, सीधा सीधा सिंपल ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम आगे, और कोई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पेपर्स इजी आ जाते हैं और कुछ ऐसा लगता है बदला लिया गया है बच्चों से, और जिनकी बेकार किस्मत होती है उनके में वो सेट या उस दिन उनका पेपर हो जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पूछे गए हैं। एक होटल को एक सप्ताह में 91 बोतल तेल की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह में 91 बोतल मतलब 7 दिन में 91 बोतल, तो एक दिन में कितनी बोतल, 13, एक दिन में 13 बोतल लगी। यदि एक बोतल की लागत 98 रुपए है तो 58 दिनों के लिए तेल की लागत क्या होगी। अब टोटल वैल्यू वो पूछ रहा है, तो एक बोतल की कीमत, तो एक बोतल लगेगी 13 रुपए की,
एक दिन में लगी 13 बॉटल, और कितने दिन का पूछ रहा है, 58 दिन का। इतनी बॉटल लगेंगी और एक बॉटल का रेट है 98 रुपए। अब इसका गुणा करके वो वैल्यू हमसे जानना चाहता है। इकाई के अंक से देख लेते हैं, क्योंकि एक जगह 4 और एक जगह 2, और यहाँ डबल जीरो दे रहा है, और डबल जीरो तो अपना बनना ही नहीं है, इकाई का अंक जीरो कैसे भी नहीं बनना है। अब अपन देखते हैं, 8 का 8 में करोगे 8 8 64 का 4, 4 का 3 में करोगे 4 3 12 का 2, 12 का 2, 73892 हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से आपको इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको पेशेंस रखना, सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल तैयार रखना है। जैसे एक योद्धा, अच्छा और बेहतरीन योद्धा वही होता है जो अपनी सभी कलाओं को एक साथ उपयोग करने के लिए तैयार रहता है। आप अपनी सीखी गई सारी चीजों को, ऐसा नहीं है नंबर सिस्टम में सीखा है तो यहां पर अप्लाई नहीं करना है, बराबर करना है, और आपको ये सिखाया जाएगा प्रैक्टिस के साथ में। आंसर आया अपना। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है, पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया, गणितीय अवधारणा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना क्या कहा जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिला, और क्वेश्चन मिलने के बाद जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, आपने एक हिस्सा पढ़ा, उसे अलग आपने डिकोड किया, फिर अगले हिस्से को अलग, फिर अगले हिस्से को अलग, ये होता है, ये जो प्रोसेस होती है ये होता है उसे एनालाइज करना। जैसे आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले या जो प्रीवियस ईयर पेपर आप कर रहे हो, इन पेपर को एनालाइज करना चाहिए। कई बार ये टर्म सुनने को मिलता है, हमें पेपर का एनालिसिस करना चाहिए, और आप लोग यूट्यूब पर देखते भी होंगे कई सारे टीचर्स एनालिसिस डालते हैं पेपर का। तो वो एनालिसिस क्या होता है, वो होता है हर खंड के बारे में अलग अलग सोचना और विचार करना, और फिर उसके बाद उसके बारे में कंपोजिट कमेंट करना या उसे ले जाकर सॉल्व करना। गणित में यही होता है, पहले समस्या को खंड खंड के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है, तब जाकर उसे आगे सॉल्व किया जाता है। तो ये कहलाता है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, कहलाता है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस विश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण होता है निकालना। एनालिसिस का बिल्कुल उल्टा होता है संश्लेषण। और फिर उसके बाद आगमन और निगमन। आगमन क्या है, आगमन विधि है, आगमन विधि है जिसमें उदाहरण से नियम की तरफ हम जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर फिर एक सेंटेंस बोल देना जो नियम की तरफ जाता है, और इसका उल्टा होता है आगमन का निगमन। तो यहां अपना आंसर बनेगा एनालिसिस या विश्लेषण। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान, यहां पर जो ब्लैंक प्लेसेस हैं वो भरना है। सबसे पहला यहां ब्लैंक प्लेस आ जाता है, तो पहले ब्लैंक प्लेस को अगर हम भरने जाएंगे, ये -53 इस तरफ आएगा तो प्लस का 53 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 106। अगर हम इस प्लेस को x बोलें, ये हो जाएगा 106। ये बाद की बात है भरना। फर्स्ट प्लेस पर तो क्या आएगा, फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा 106। 0 0 नहीं हो सकता, 53 नहीं हो सकता, 106 होगा आंसर। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो आराम से अगले स्टेप में, अगला जो सेकंड पार्ट है उसमें ब्लैंक की जगह y लिखना, सॉल्व करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड का 9 और 11, पहले स्टेप में y लिख लो, यहां पर लिख लो z, 9 और 11 आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और हमारे हिसाब से हमारा काम यहीं पर हो गया जब आंसर आ गया, क्योंकि आंसर के लिए काम करना सीखना है और आदत बनानी है उसकी। यदि एक समान अष्टभुज का परिमाप फिर से समषटभुज से अष्टभुज पर आ गया, सम अष्टभुज आ गया, रेगुलर ऑक्टागन आ गया। रेगुलर ऑक्टागन में क्या बोल रहा है, परिमाप 320 है। जब परिमाप 320 है तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 40, इसकी भुजा की लंबाई यही पूछ रहा है। हम तो बस इस स्टेप को सिंपल किए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन, बहुत बहुत इजी लग रहा है, ये फोड़ दिया होगा इसको तो बच्चों ने, सॉरी टीचर्स ने, और अब तो वो टीचर होंगे, पढ़ा रहे होंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम के रूप में एक पूर्ण संख्या देगा? एक पूर्ण संख्या देगा तो पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या या होल नंबर्स होते हैं जीरो प्लस काउंटिंग। जीरो गिनती में मिला दिया जाए तो उसे कहा जाता है पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। 6 - 2 आएगा 4। 6/5 कोई गिनती नहीं होती है। 0 × 3 आ जाएगा ये 0 और 0 शामिल करके हम चल रहे हैं पूर्ण संख्याओं में। 7 - 9 ये आएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 गिनती में नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, ये भी गलत। 1 और 3 सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है। और में 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 0 और काउंटिंग फ्रैक्शंस को शामिल नहीं करना है, ध्यान रखेंगे हम। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन हमारा। 9वां क्वेश्चन फिर से पेडागोजी से लिया है और पेडागोजी से क्वेश्चन लेने के बाद यहां हमसे पूछ रहा है कंजंक्शन एक कथन है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है एवं गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो यह डैश 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 बन जाता है। और यहाँ वो स्टार्ट कर रहा है संयोग या अनुमान या कंजेक्चर। अब ये जो कंजंक्चर है ये क्या है? एक कथन है और ऑप्शन में भी क्या दे रहा है? एक कथन। तो हम पहले कथन समझ लेते हैं, कथन क्या होता है। मैथ्स में कथन का क्या महत्व है? तो मैथ्स में अगर बोला जाएगा कथन तो मोटा मोटा हम ये बोलेंगे कथन एक वाक्य होता है। कथन एक वाक्य होता है जो सच भी सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है या संदिग्ध भी हो सकता है। गलत भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है और संदिग्ध भी हो सकता है। संदिग्ध होगा तो उसकी जांच हो जाएगी, गलत होगा सिरे से खारिज कर दिया जाएगा और सत्य होगा तो उसे सर्वदा स्वीकार किया जाएगा। ये मैथ्स में स्टेटमेंट होते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? कथन है जिसे हम मानते हैं कि वह सत्य है, लेकिन कथन तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कथन को हम हटा देंगे क्योंकि यहां पर ये क्या बोल रहा है? हम मानते हैं ये सच है और कथन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये पहले से नहीं कह सकते। कथन के बारे में जान लिया हमने। कथन के बाद हम जानते हैं कथन जो कंजेचर होता है, कंजंक्चर जो होता है उसके बारे में जानते हैं। पहले कंजंक्चर को बोला जाता है, यहां बोल रहा है अनुमान या संयोग। अनुमान या संयोग क्या होता है? कंजंक्चर होता है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम मैथ्स में सत्य मानकर चलते हैं। वो सत्य हो भी सकते हैं और वो सत्य नहीं भी हो सकते हैं। वो सत्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक एग्जांपल लेते हैं, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहले हम समझते हैं कंजंक्चर क्या होगा। हमने एक एग्जांपल लिया 2, 4, 6 और इन्हें जोड़कर आप क्या बोलोगे? 2 और 4 6 और 6 12। फिर हमने एग्जांपल लिया 4, 6 और 8, इन्हें जोड़कर आप क्या बोलोगे? 10 और 8 18। फिर और एग्जांपल लिया 6, 8 और 10, इन्हें जोड़कर आप क्या बोलोगे? 10, 16 और 8 24। ये 3 स्टेटमेंट हमने मैथ्स में देखे। 3 स्टेटमेंट मैथ्स में देखे और इसके बाद हमने कंजंक्चर दिया। हमने क्या लगाया? अनुमान लगाया कि 3 क्रमागत विषम सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। पहला कंजंक्चर, 3 क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगी। दूसरा कंजंक्चर, 3 क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ने पर 6 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होगी या 6 का गुणक प्राप्त होगा। दूसरा कंजंक्चर। और कभी कभी जब हम ये अनुमान लगा लेते हैं, इनको सत्य मान लेते हैं, ये सत्य हो भी सकते हैं और सत्य नहीं भी हो सकते हैं, इनकी जांच आगे की जा सकती है। इनकी जांच आगे की जा सकती है, ध्यान रखेंगे हम। ठीक, जबकि कथन सत्य असत्य कुछ भी हो सकता है,
सिवाय अभिग्रहित को छोड़कर, एक्सियम को छोड़कर, अभिग्रहित को छोड़कर। तो कथन तो पहले ही हम गलत बोल चुके हैं, कंजक्चर अब हम समझ चुके हैं। कंजक्चर ये होता है, ये इससे जो स्टेटमेंट्स मिले, कथन मिले, जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अब वो जो स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है कंजंक्चर। जब वो स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, अंतर्ज्ञान पर, गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित हो जाते हैं और इन्हें क्या कर दिया जाता है, प्रूव कर दिया जाता है, साबित कर दिया जाता है। और ऐसे स्टेटमेंट जिनको गणितीय तर्क के आधार पर साबित या प्रूव कर दिया गया है, उनकी उपपत्ति कर दी गई है, प्रूव कर दिया गया है, तो ऐसे स्टेटमेंट गणित में प्रमेय कहलाते हैं। तो यहां पर प्रूव हो जाने के बाद ये क्या बन जाएंगे, ये स्टेटमेंट्स बन जाएंगे प्रमेय, प्रमेय बन जाएंगे। लेकिन गाइस यहां पर हमें ध्यान रखना होगा, दो वर्ड और आ गए हैं, एक अभिधारणा और एक एक्सियोम। अभिधारणा और एक्सियोम, अभिधारणा और एक्सियोम। एक्सियोम को बोला जाता है अभिग्रहित, अभिग्रहित एक्सियोम को कहा जाता है। अब मॉडर्न जो अपना मैथ्स है उसमें जब देखा जाए अभिधारणा और अभिग्रहित को, तो लगभग एक ही माना जाता है, अभिधारणा और अभिग्रहित को। लेकिन हम ध्यान रखें, अभिधारणा जो होती है, अभिधारणा बनती है सामान्यतः, या अंतिम रूप से हम ये मानकर चलें, अभिधारणा जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है, ये सत्य स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम पहले से प्रूव मानकर चलते हैं। देखो मैथ्स में या कहीं पर, जैसे हम ईश्वर के अस्तित्व को सत्य मानकर चलते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, हमारी शुरुआत कहीं से ना कहीं से तो हुई है। ईश्वर के होने के लिए इस तर्क को माना जाता है कि हम जहां से शुरू हुए हैं वो ईश्वर है। तो मैथ्स में भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जिनको आपको सच मानकर चलना पड़ेगा। दो पॉइंट को मिलाकर एक सरल रेखा बनती है। पॉइंट के बारे में आप क्या कहेंगे डेफिनेशन में? पॉइंट कुछ भी नहीं है, या क्षेत्रफल जीरो है, लाइन में भी क्षेत्रफल जीरो है। लाइन में आप क्या बोलेंगे? जिसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती वो लाइन है। दो पॉइंट को मिलाकर लाइन बन जाती है। तो इनके प्रूफ देखना पॉसिबल नहीं है। इनको हम क्या मान के चलते हैं? सत्य मान के चलते हैं। जब ये प्योरली, जैसे दो सम संख्याओं को जोड़कर क्या प्राप्त होगा? एक सम संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह के, जैसे दो पेन ले लिए, एग्जाम्पल के लिए आप पेन लेकर आए रेनॉल्ड का आपने एक पेन लिया, आपने बताया इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरा पेन उठाया, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी अगर 10 है तो इसकी भी क्या होगी? 10। ये लेकर ही चलोगे, आप मानकर ही चलोगे। क्रिकेट के बॉल का वेट आपको पता है, स्टंप का आपको हाइट पता है, तो एक का पता है, दूसरे का आप क्या करेंगे? मान के चलेंगे। आपको पता है A = B है और दूसरा स्टेटमेंट है B = C, आप क्या बोलोगे? A = क्या होगा? C होगा। तो ऐसे कई जगह पर हम ज्योमेट्री के अलावा जब हम स्टेटमेंट्स को सच मानकर चलते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं वो क्या है? एक्सियम होता है, अभिग्रहित होता। जब स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी जाती है, कथन की डेफिनेशन दी जाती है, तो कथन के बारे में यही कहा जाता है, कथन सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, या डाउटफुल भी हो सकता है, संदेह परक भी हो सकता है, लेकिन वो बोला जाता है अभिग्रहित को छोड़ के, क्योंकि अभिग्रहित को तो क्या मान लिया जाता है? सच माना जाता है। जो यूक्लिड की ज्योमेट्री है उसमें बहुत अच्छे से दोनों को अलग अलग डिफाइन भी किया गया है। ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में डेफिनेटली अभिधारणाएं रहेंगी। तो अभिधारणाओं का जो कनेक्शन है वो ज्योमेट्री से, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे और इसके पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा हैं। चलते हैं हम आगे। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर आ जाता है एमिकेबल नंबर। एमिकेबल नंबर क्या होते हैं? एमिकेबल नंबर की खोज
किसने की? तो एमिकेबल नंबर की खोज की पाइथागोरस ने। कुछ पाइथागोरस की कहानी के आसपास ये चले, पाइथागोरस ने खोज की। और ये जो कहानी है ना नंबर्स की, ये चली पूरी ग्रीक में चली पूरी। अब ये एमिकेबल नंबर्स क्या होते हैं? एमिकेबल नंबर्स से पहले हम थ्योरी में डिस्कस करते हैं परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याओं को हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स से। तो संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिनके फैक्टर्स का सम खुद का क्या हो? डबल हो, जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं का दोगुना हो, उन्हें कहा जाता है संपूर्ण संख्या। उदाहरण लिया था हमने 6 और 28। जैसे 6 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है। इन सभी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? इन सभी को जोड़ोगे आ जाएगा 12, जो 6 का डबल है। तो 6 को क्या कहा जाएगा? एक संपूर्ण संख्या कहा जाता है। उसी तरह से जो एमिकेबल जो नंबर्स होते हैं, एमिकेबल जो नंबर हैं वो होते हैं ऐसे नंबर्स, जोड़ा, ऐसा संख्याओं का जोड़ा जिसमें एक के गुणनखंडों का योग दूसरे के बराबर, या सबसे बड़े गुणनखंड को छोड़ दिया जाए, दूसरे के बराबर हो, उन्हें कहा जाता है एमिकेबल नंबर। एमिकेबल नंबर के एग्जाम्पल में क्या आता है? जो ज्ञात एग्जाम्पल सबसे पहले जब बताया, पाइथागोरस ने जब डिफाइन किया, बताया, तो वहां पर एक जोड़ा लिया, एक लिया 220 और एक लिया 284, ये जोड़ा लिया। अब इस जोड़े में क्या था, क्या कहानी बनी? इस जोड़े की कहानी देखो आप, इसमें इसके फैक्टर्स लिखते हैं हम 1 2 4 5 11, सॉरी 11 से पहले 10, 11, फिर 20, 22, 44, 55, 110 और 220 को हटा के चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 220 को इसमें से हटा देंगे, अदरवाइज वो डबल हो जाएगा। इन सभी को अगर आप जोड़ोगे, इन सभी को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 284। इन सभी को आप लोग जोड़ते रहना आराम से, ये हो जाएगा 284। इसी तरह से जब हम 284 के फैक्टर करने जाते हैं, आप आराम से तसल्ली से 284 के फैक्टर करना। जब 284 के फैक्टर आप करोगे तो पता चलेगा, उन्हें जब जोड़ रहे हो 284 के फैक्टर में क्या आ जाएगा? 1 2 4 71 142, 1 2 3 4 5 8 6, ठीक है, 142। इन्हें जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 220 आ जाएगा। इन्हीं को कहा जाता है एमिकेबल नंबर्स। लंबे समय के बाद, पाइथागोरस के लंबे समय के बाद एक जोड़ा और देखा गया, और वो जोड़ा क्या है उसे आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे। 17,200, एक संख्या उसमें से 17,296 और दूसरी संख्या है 18,416। ये आप ध्यान रखेंगे एमिकेबल नंबर का दूसरा जोड़ा, जो बहुत बाद में खोजा गया, बताया गया। ये एमिकेबल नंबर हैं। उम्मीद है एमिकेबल नंबर सभी को क्लियर होगा। पाइथागोरस ने दिया था, ग्रीक से थे। बाकी ये कहानी आप लोग और ध्यान रखना, क्योंकि उसके आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अब आगे। हाँ, ये जो मैथमेटिशियंस हैं, इसके लिए पूरी हिस्ट्री की क्लास हम एक अलग से ले लेंगे। जितने मैथमेटिशियंस हैं, जो योगदान है, जो कहानी है, वो हम अलग से ले लेंगे, जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब हम पेपर डिस्कस करेंगे, और उसको यूट्यूब पर भी दिया जाएगा, आपको निश्चिंत रहें। चलते हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इफ ui is equal to xi minus 900, summation of fi ui is equal to minus 400, summation of fi is equal to 100, और x बार मतलब मीन पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, x
x बार। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन है ना, ये क्वेश्चन लेक ऑफ इंफॉर्मेशन में लग रहा है, ऐसा अभी रिलेशन हमें नहीं दिखा जिससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, उनने करेक्शन है क्या है, कुछ भी नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे, पूरा ड्रॉप करेंगे हम इसे, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उनने आंसर भी निकाल के दिया है लेकिन हम नहीं जाएंगे जबरदस्ती। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन फिर अलजेब्रा से ले लिया उसने। अगले क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब एक्स क्यूब माइनस 8 जैसे ही दिखेगा दिमाग में कीड़ा दौड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है। फॉर्मूला किसका, एक्स क्यूब माइनस 8। तो एक्स क्यूब माइनस क्या करेंगे, इसको हम 2 क्यूब करेंगे। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन जाता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, यहां लिख दिया जाए ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब x माइनस 2 और अगला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 4। ये स्टेप बनेगा। अब इसे लिख देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। ऊपर बनेगा x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। नीचे पहले से क्या अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। उड़ा देते हैं, ये सेम स्टेप हट जाएगा। अब बचेगा सिर्फ x माइनस 2 इज इक्वल टू में क्या है 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, x बराबर आ जाएगा 4। माइनस 2 इस तरफ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। आराम से हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4। अब इसकी जो आवश्यकता है वो क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अदरवाइज आप इसको लगे रहो, ये सॉल्व इजीली नहीं होगा। तो बेहतर है फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो ये शिक्षा अपने पास रखना और इसका उपयोग करना कि क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे कि वो फॉर्मूले पर ही अटक जाएंगे। तो फॉर्मूले ध्यान रखना है हमें। चलेंगे आगे। सिमिलर ट्रायंगल को उसने अलग से लिख कर दिया। और सिमिलर ट्रायंगल पर हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मानकर चलना, सिमिलर ट्रायंगल पर आपको आपके पेपर में 120 में से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। सिमिलर ट्रायंगल और समांतर चतुर्भुज पर प्रश्न होने ही होने हैं। बहुत अच्छे से तैयार करके हम रखेंगे उनको। चलते हम बात करते हैं। यहां बोल रहा है पी क्यू आर और एल एम एन में पी क्यू आर। तो एक अपन ट्राइंगल पहले से बना लेते हैं, अपन बना लेते हैं पी क्यू आर, अपन बना लेते हैं पी यहाँ क्यू यहाँ आर। और दूसरा ट्राइंगल बनाया, उसके जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट हमने अभी नहीं डाले। उस कंपोनेंट में क्या बोल रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू एन एम, पी क्यू इज इक्वल टू एन एम। ये एम लिख लिया, एन लिख लिया। फिर उसके बाद बोल रहा है एंगल P इज इक्वल टू एम, एंगल P इज इक्वल टू एम। ठीक है, दोनों पीक पर पहुंच रहे हैं। ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं। मान लिया दोनों बराबर हैं। आगे वो क्या चाहता हमसे, आगे वो चाहता है कि भुजा कोण भुजा, मतलब पहले आ जाए साइड और फिर आ जाए एंगल और फिर आ जाए साइड। जैसे यहां पर साइड फिर एंगल, भुजा फिर कोण, फिर अगला क्या होगा भुजा। एल एम एन, एल एलिमेंट बचा इसका, एल यहां पर चिपका दिया। तो ये क्या है एल एम और पी आर या आर पी। तो बराबर क्या होना चाहिए, सर्वांग सम होने के लिए क्या बराबर होने चाहिए, सभी अंग बराबर होने के लिए पी आर इज इक्वल टू एल एम या एम एल या आर पी, वो कुछ भी कर दे, ये हमें चाहिए। क्यू आर का तो कोई काम ही नहीं है। पी आर एम एल या एल एम दोनों एक ही बात है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बन रहा है। इजी क्वेश्चन सिमिलरिटी पर। अब आ गए हम ट्राइंगल पर, ट्राइंगल पर बेस्ड सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन।
सर्कल में क्या बोल रहा है, दिए गए रेखा चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ए ओ बी बराबर 60। बहुत अच्छी बात है। ये अगर 60 दे रहा है तो आप लोग इतने समझदार तो हैं कि जो ओ ए और ओ बी दिख रहा है, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, तो ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी। दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे अगर दोनों बराबर हैं, और वो कितना दे रहा है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दोनों कितना दे रहा है, 6 सेंटीमीटर दे रहा है। जब यहां 60 है तो यहां भी बचा हुआ कितना, 120 बचा, 120 बचा, उसे दो बराबर भागों में बांटोगे, वो भी क्या हो जाएगा, 60 और 60। जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजाएं भी बराबर। अब तीनों भुजाएं भी बराबर, 6 6 6, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 √3/4 एज इट इज। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 36, 6 का वर्ग 36, 4 से काटोगे 9, 9√3 हमारा आंसर बनेगा। 9√3, सिंपल सा क्वेश्चन, 9√3 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए पहले में दे रहा है, 9√3 हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आराम से आ जाएगा सभी को। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वें के बाद 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन फिर से ट्राइंगल का क्वेश्चन आ गया। यहां पर वो हमसे बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज, फिर से इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ए से लंब डाला है बीसी पर, डी पॉइंट पर वो जाके मिल रहा है। एबीसी एक ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ये लंब डाला डी। अब क्या बोल रहा है, एडी स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग, साइड के लंब और साइड का रिलेशन पूछ रहा है। पहले तो समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है उसकी लंबाई क्या होती है, ये आपको हम हमेशा सॉल्व करके दिखाते हैं। h = √3/2 ऑफ ए, और h की जगह हम क्या लिखेंगे, AD, और यहां होगा √3/2 ए, यहां BC लिख लेंगे, भुजा की जगह अपन क्या लिख लेंगे, BC। लेकिन उसका मन यहां नहीं माना, उसने किया स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद बोल रहा है BC स्क्वायर के संग में जो है वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, कर देते हैं जैसा तुम चाहो, हमें नंबर चाहिए। ये हो जाएगा 3/4 और ये BC स्क्वायर क्या हो गया, 3/4। 3/4 देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें दिख रहा है, ए में 3/4, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, इजी है, कुछ भी खास नहीं इसमें। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में हमें बोल रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन यूट्यूब पर ही आप लोगों को सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया है, बेसिक डिटेल सब कुछ, लेकिन जब हम यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ फिर से आपको अलग से बताया जाएगा, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको याद नहीं होगा, इसलिए हम इसको वापस बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² + 5x + 7 के शून्यक हैं, मतलब उसके रूट्स हैं और 1/α³ + 1/β³ अपन से चाहता है। अब अपन को पता है ये a² और b² जैसा दिख रहा है, लेकिन नीचे है, तो नीचे है तो पहला टारगेट हमें मोटा मोटा क्या लगेगा कि 1/α + 1/β की जगह हम पहुंचे। और ये कई बार आप लोगों को समझाए, इस पर पहुंचने का एक तरीका है सिंपल, α + β/α, बीटा से भाग लगाओगे तो ये बचेगा 1/α 1/β। हमेशा ऐसा होगा जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो बार बार ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे जो व्यंजक हैं, समीकरण हैं, वो आते रहेंगे। वो जितनी बार आएंगे आपके दिमाग में उतनी बार वो रिपीट होने के साथ में वो फिट होते जाएंगे। तो आप जुड़े रहें, बस लगाते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने आप आगे सेट हो जाएंगी, जो कम इंपॉर्टेंट है वो पीछे सेट हो जाएंगी और क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो हमें यहां से यहां पहुंचना है, α + β अपॉन α बीटा इज इक्वल टू 1/α + 1/β। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, मूल्यों का योगफल, -b/a, और ये मूल्यों का
मूलों का गुणनफल c अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, b की जगह क्या है माइनस का, b की जगह है 5, ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 3, नीचे अल्फा बीटा पलट जाएगा 7 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 अपॉन 7, ये आ गया माइनस का 20 माइनस का 5 अपॉन 7, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 5/7 ये बचेगा, नेगेटिव 5/7 ये बचा। अब माइनस का 5/7 ये बचा, अब हम चलें इसे आगे सॉल्व करने के लिए, हमें चाहिए इसका क्यूब, तो इसका क्यूब हम कर देते हैं, यहाँ क्यूब करेंगे और यहाँ भी क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखो फिर से कहानी आपकी फॉर्मूले पर आके अटक गई है, यहाँ हम लिख देते हैं इसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये ध्यान रखेंगे आप, यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और a और b क्या होगा नीचे आ जाएंगे, ये 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 125 अपॉन 343, 343। सबकी वैल्यू ये हमें चाहिए, तो इस पूरे को हम क्या लिख देंगे कि, और ये 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना आया था, अल्फा बीटा आएगा c अपॉन ए, मतलब 7/3, पलट दोगे कितना हो जाएगा 7/3, पलट दोगे हो जाएगा 3/7, और ब्रैकेट क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये क्या आया -5/7 आया था, -5/7 इंटू का -5/7 इज इक्वल टू माइनस का 125 अपॉन 343। इसे ले जाके उस तरफ ले जाके सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 190/343। इजी करने के लिए क्या करोगे, इजी करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर देखो यहाँ 7 का क्यूब था, यहाँ 7 का क्यूब था, तो यहाँ भी नीचे क्या कर लो 7/7 कर लो, 343 हो जाएगा, एलसीएम लेने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ये प्लस का स्टेप बन जाएगा, बड़ा सा स्टेप बन जाएगा, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 दिया 315, 315 में से 125 घटाओगे आ जाएगा 190, और नीचे की तो टेंशन है ही नहीं क्योंकि नीचे दोनों सेम कर लिए हमने, तो आंसर आ जाएगा हमारा 190/343, 190/343 ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा आंसर होगा। और इतना सॉल्व करने के बाद हमें नंबर मिलेगा, जॉब इतनी इजी नहीं मिलेगी, आप लोगों को थोड़ी सी मशक्कत करनी ही पड़ेगी, आप तैयार रहें उसके लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यदि एक समबाहु त्रिभुज का, ये तीसरा क्वेश्चन है हाल में, और ये पेपर है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक रिपीट होता है, वहां भी व्यापम भी उतना ध्यान नहीं देता। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 4√3 है, तो वृत्त के भुजा है जो एक वृत्त के अंदर अंकित है, वृत्त के अंदर क्या है समबाहु त्रिभुज है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, या हम क्या बोले जो वृत्त है वो समबाहु त्रिभुज का बाह्य वृत्त है, समबाहु त्रिभुज का बाह्य वृत्त है। बड़ा अच्छा सा सवाल आ गया ये, और समबाहु त्रिभुज का बाह्य वृत्त बनता किससे है, ये देखो, ये इसकी जो लंब या मध्य का, आप इसे कुछ भी समझ लें, इसको हम कलर में डिवाइड करते हैं, ये इसका लंब होता है और बीच में इसका केंद्र है जिसे अपन ब्लैक कर देते हैं, ये केंद्रक कुछ भी हम मानकर चलें, और नीचे हो जाएगा हमारा ये ब्लू वाला पार्ट। अब उम्मीद है ये सारे पार्ट आप लोगों को दिख रहे हैं, ऊपर ग्रीन, नीचे ब्लू और बीच में केंद्रक। तो ये जो पूरी हाइट है, ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 a।
ये उसकी ऊंचाई होती है। लेकिन जब हम समबाहु त्रिभुज के में पहुंचते हैं, ज्योमेट्री में जब हम पहुंचते हैं, तो इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, दो वृत्त बनते हैं, एक इसके अंदर एक इसके बाहर, और उसकी जो त्रिज्या होती है वो ऊंचाई को तीन हिस्से में, जिसमें से दो हिस्सा बाह्य वृत्त के लिए, एक हिस्सा अंतः वृत्त के लिए छोड़ा जाता है। तो ये हिस्सा है बाह्य वृत्त का, तो इसमें से दो हिस्से ले रहा है बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए। अब क्या बोल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। पहले क्षेत्रफल किससे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर से निकालोगे। तो आर तो पता चले हमें, आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर निकालने के लिए हमें ऊंचाई का कितना, आर कितना होगा, ये पूरी ऊंचाई है, ऊंचाई के तीन हिस्से किए, तीन में से दो हिस्से बाह्य वृत्त के, एक हिस्सा अंतः वृत्त का, नीचे अंतः वृत्त का, ऊपर बाह्य वृत्त का हिस्सा है। तो आर क्या होगा, आर होगा दो हिस्सा तीन में से किसका, ऊंचाई का। h की जगह क्या लिखोगे, h की जगह लिखोगे ये 2/3 और h की जगह √3/2a, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a/√3। सीधे याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये तरीका होता है उसे सॉल्व करने का, और ये इतनी बार आएगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। a/√3, r की जगह a/√3, a कितना दे रहा है हमें, 4√3 दे रहा है। तो सीधे अपन चलते हैं, पाई की वैल्यू पुट करना नहीं है, बस आर स्क्वायर निकालना है। आर स्क्वायर के लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा, a/√3 का स्क्वायर, मतलब 4√3 का 4√3/3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और पाई तो बस लाके चिपका देना है, 16 पाई, 16 पाई। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए। तो हमें पता है काफी लोग अंदर से ये सोच रहे होंगे, आपको ही लग रहा होगा इजी, हमारे लिए इजी नहीं है, लेकिन जब आप जुड़ेंगे आप समझेंगे ये बेसिक्स के पार्ट में ही आता है, और ये हमने मेंसुरेशन में भी दिखाया है, सिखाया है। अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो त्रिभुज ABC और PQR, फिर देखो सिमिलरिटी की तरफ ये जा रहा है, ऐसा लग रहा है। AB = QR, BC = QP, AC = RP। तो अच्छा, सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है वो, ठीक है, ऑर्डर पूछ रहा है तो अपन एक का ऑर्डर बना लेते हैं, उसके हिसाब से फिर अपन देख लेंगे। दोनों में ही आगे पीछे कर रहा है तो अपन चलते हैं, बस एक को पहले लिख लेते हैं। ये लिख लिया अपन ने ABC, करेस्पॉन्डिंग या संगत हम लिखते जाएंगे, उसके बाद हमारी कहानी हमें क्लियर हो जाएगी। संगत में पहले वो क्या बोल रहा है, AB और QR, जहां A है वहां पर Q है, तो A के साथ में ले लिया Q, और B के लिए क्या है, R है, ठीक है, मान लिया। जहां B और C है, जहां B और C है वहां Q और P है, मतलब ये किससे जुड़ा है, उल्टा लिखा है, ये किसके साथ में चलेगा, हाँ ये किसके साथ में, ये R चलेगा, यहाँ ये Q चलेगा, AB और RQ, AB और RQ, AB और RQ या QR कुछ भी लिख सकते हैं, वो लंबाई लेकर चलेगा। BC की वही लंबाई है जो QP की है। अब यहाँ B आया तो C यहाँ आएगा, तो यहाँ वाली जो साइड है उसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, B, तो यहाँ कॉमन क्या है, Q, तो Q वाला पॉइंट इस लाइन पर और इस लाइन पर ये कॉमन होगा, B यहाँ पर कॉमन होगा Q, तो ये आ जाएगा PQR, C के लिए P। अब देखते हैं हम ऑप्शंस की तरफ हम चलें। ऑप्शंस हमसे कौन सा क्या बोल रहा है, A के साथ में R, A के साथ में R गलत, A के साथ में R सही है, B के साथ में Q सही है, C के साथ में P सही है। A B C R Q P, ये हमारा बनेगा ऑर्डर के हिसाब से आंसर, ये ऑर्डर के हिसाब से आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, 19वां प्रश्न हमसे बोल रहा है देयर आर 30 लड्डूस इन अ प्लेट, एक थाली में 30 लड्डू हैं, अनिल ने n/2 लड्डू ले लिए,
अब n/2 कोई भी संख्या थी तो 30 में से कितने चले गए, 30 में से चले गए n/2। यदि 10 लड्डू शेष, जो घटाएंगे वो कितने बचे, बचेगा n/2 घटाने के बाद 10 रह गए। तो सुमेलित समीकरण का चयन करें। यह मैथमेटिकल इक्वेशन अपना बनेगा। वो क्या बोल रहा है, n/2 - 10 नहीं, 30 में से घटाना है। 30 - n/2 इज, अगर ये -10 होता, 10 यहां उठा लाता सही होता, 30 + 10 नहीं, n/2 ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यही इक्वेशन फोर्थ में होनी चाहिए, वो हमारा आंसर बन सकता है। क्लियर करना पड़ेगा हमें यहां से। 30 - n/2 = 10, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे ही लिखा, तो ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे आगे। अब इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी समझने वाला था नहीं। अब आगे ट्रेपेजियम पे, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या बोल रहा है, समलंब चतुर्भुज क्या बोल रहा है, यहां पर हमसे बोल रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के। बना देते हैं हम कुछ भी, ये बना दिया हमने कुछ भी, ABCD, बस दोनों को पैरेलल दिखाना है, AB और CD को, या DC कुछ भी लिखो आप। ट्राइंगल ABD का क्षेत्रफल, A से B और B से D का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल 24 है। यदि AB बराबर 8 है, ये 8 है, और ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये 24 दे रहा है। और क्षेत्रफल त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार गुणा ऊंचाई यहां के हिसाब से इस त्रिभुज में क्या होगी, ये इसकी हाइट होगी। देखो ये इसकी हाइट होगी, यही लेगा, और ये इसका आधार, तो 1/2 इसके हिसाब से क्या बनेगा, 1/2 बेस क्या हो जाएगा, AB आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, AB बराबर ये है, तो त्रिभुज ABC की संगत भुजा AB की ऊंचाई, यही AB की जो संगत भुजा है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं, समांतर भुजाएं, उनके बीच की दूरी पूछ रहा है वो। तो बता देते हैं ये कितना है, ये है 24, 2 से काटोगे ये 4 आ जाएगा। H = क्या आ जाएगा, 6। सीधा साधा सा सवाल, H = 6, H = 6, ऑप्शन नंबर 4, H = 6। चलते हैं आगे। सिंपल क्वेश्चन, ये ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है बेसिकली। ट्रेपेजियम का तो क्या था, बस बनाना था, हाँ नहीं था तो फिर से आ गया ट्रेपेजियम का क्वेश्चन। ये लो, ट्रेपेजियम की फीलिंग आना चाहिए, जैसे समबाहु त्रिभुज की फीलिंग लाने के लिए मजबूर किया उसने। समझो, समबाहु पूछते हम, यहाँ ट्रेपेजियम वापस दिया, पूछ रहा है, बता रहा है, पूछते हम। ठीक है, PQRS एक समलंब है जिसमें PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू R। अब क्या बोल रहा है, PS = QR। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दो समांतर भुजाओं के बीच में यदि रेखाएं बराबर लाइन वो दे रहा है, तो इनका जो इंक्लिनेशन होगा वो कैसा होगा, बराबर। जो झुकाव होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल्स पूछ रहा है, एंगल्स का क्या होगा, एंगल P का S, ये झुकाव यहां और ये झुकाव यहां पर नहीं, दोनों जो छोर हैं उनके झुकाव अलग अलग, इन दोनों के झुकाव सेम, इन दोनों के झुकाव सेम, इन दोनों के सेम। फिर P और R नहीं। फिर उसके बाद Q और S सेम बात, वही P R और Q S एक ही बात है। फिर P और Q के जो झुकाव होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो आंसर बनेगा P और Q, आंसर बनेगा P और Q। बहुत ज्यादा इसे हम प्रूव करने के लिए नहीं ले जाएंगे, प्रूव ये ज्योमेट्री से हो जाएगा, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देख लेंगे वहां पर। अब चलते हैं आगे, फिर से द्विघात समीकरण का आ गया क्वेश्चन। अभी तक हमें परिमेय व्यंजक के उतने क्वेश्चंस देखने को मिले नहीं। परिमेय व्यंजक से क्वेश्चन सिलेबस में लिख दिया है परिमेय व्यंजक, और वहां से जो क्वेश्चन दिखा है वो नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व हो रहा है।
जो बीजगणित सामान्य है उससे फॉर्मूले से सॉल्व हो जा रहा है। चलो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। अब बताना है ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स 1/α और 1/β हैं। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। ये एवं का पॉइंट लगा है। 1/α और 1/β, पहले तो इसके अल्फा बीटा निकाल लें। इक्वेशन क्या होगा हमारा, अगर इसके हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से इक्वेशन देखने जाओगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देख लेना। यहां पर हम सीधे इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन होगा x² माइनस 1/α प्लस 1/β, यहां आता है मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल 1/α और इज इक्वल टू 0। जब इक्वेशन के फॉर्म में हम इसे कंप्लीट करते हैं तो अब चले हम यहां पर, हमें चाहिए 1/α प्लस 1/β और 1/α, और ये कहानी अब तो शायद आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, नहीं तो आप एक बार जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियोस देखोगे द्विघात समीकरण के, आपको ये याद हो जाएंगे, याद ही हो जाएंगे, ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो इसके मूल निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा निकालें, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी के लिए तो 3 माइनस में पहले से ही है, तो ये हो जाएगा प्लस ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पे माइनस बी होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, लिख देते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 3/1 मतलब 3, ए की जगह 1 है, ये हो जाएगा 7/1 मतलब 7। भाग लगाओगे तो 1/α प्लस 1/β, ये तो रट्टा ही हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 3/7। अल्फा बीटा अपन को पता है, तो x² माइनस 1/α 1/β मतलब 3/7, 3x/7 प्लस 1 के अपॉन में 7, 1 के अपॉन में 7, पूरे इक्वेशन में 7 से इंटू कर दो, 7x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा 7x² माइनस 3x प्लस 1, 7x² माइनस 3x प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था, ये भी बेसिक्स बस तगड़े होने चाहिए, होने ही चाहिए, उसका कोई ऑप्शन विकल्प आपके पास ट्रिक वगैरह नहीं है। ये टीचर का पेपर है, ट्रिक धराशायी होंगी यहाँ पर, आप लगा के देख लेना, आप कहीं से भी सीख लेना, आप पास नहीं हो सकते सिर्फ ट्रिक्स के बलबूते, आपको बेसिक्स बहुत तगड़ा होना चाहिए। चलते हैं अब हम बेसिक्स में और आगे, और क्वेश्चंस देखते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्वेश्चन हमारे पूर्वजों के टाइम से आ रहा है, पूर्वजों के टाइम से, लेकिन इस बार उसने गुस्से में कुछ चेंज कर दिया। गुस्से में चेंज क्या किया उसने, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 75 डिग्री सेल्सियस दे दिया। 75 डिग्री सेल्सियस एक इम्प्रैक्टिकल बात है कि एवरेज टेम्परेचर 75 दिया है, वहां 37-34 के आसपास वो दे रहा था, क्योंकि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ठीक है, जैसा दिया है हम वैसे ही लिखेंगे इसे। सोम, मंगल, बुध, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज कितना है 75, और एवरेज का मतलब होता है हर रोज, तो 3 दिन का टोटल कितना हो जाएगा 225। फिर उसके बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये एवरेज कितना दे रहा है 77। 3 गुना करोगे, एक दिन का 77 है, तो ये हो जाएगा 231। 231। लेकिन क्या बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि इसमें जो आपने थर्सडे लिखा है, जो गुरुवार लिखा है, उसका तो कितना है 76 है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे 76। 76 यहां ले जाके घटाओगे, ये उस तरफ ले जाके घटाओगे, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे आ जाएगा 155। ये जैसे ही आएगा इसका मन लग जाएगा कि यहां पर डाल दो, यहां पर डालेंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे 155, 155 यहां जाके घटेगा, m प्लस 155 बराबर कितना 225, ये जाके घटेगा, तो m बराबर क्या बचेगा 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे का कितना आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और आपने कोई भी किताब लगाई होगी एटलीस्ट ये सवाल तो
34-37 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मिल ही जाएगा। तो ये ज्यादा लोड और ज्यादा सीखने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये बोनस ही क्वेश्चन हम मान सकते हैं सिलेक्शन अगर लेना है तो। अगला सवाल, अब वो बोल रहा है कि आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए, फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपका काम नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं आएगा आपका काम नहीं होगा। अब उसने वापस से दे दिया ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है और नीचे क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मचाओ उत्पात, ये उड़ा दिया। अब क्या बचा? ए प्लस बी, और ए की जगह क्या है? ए की जगह आपके पास बचा 113 113 और बी की जगह बचा 279, ये हो जाएगा 392 392। ये 392 आपका आंसर। 392 देखो कहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड में ही दे रहा है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, आपको वो फोर्स कर रहा है, धक्का लगा रहा है कि आपको फॉर्मूले आने ही चाहिए और आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो बस याद रखना है, टेबल के पास में कॉपी के स्टार्टिंग में चिपके हुए ही होना चाहिए, इवन मोबाइल के वॉलपेपर में लगा लो, उसके पीछे चिपका लो, फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोई विकल्प नहीं होगा उनका। और ना होना याद, अपनी जो मोबाइल की रिंगटोन है, रिंग जो बजती है उस पर फॉर्मूले लगा लो, अलार्म में फॉर्मूले लगा लो, लेकिन याद रखो, याद रखो, बस गाने सुनते हो, गाने सुनने की जगह फॉर्मूले सुनो, याद रखो बस। यही आपके लिए मंत्र है, सब कुछ है। 6 से विभाजित होने वाली संख्या का चयन करें। जो लोग जुड़े हुए हैं ऐप पर उनको क्लियर होगा, जो डिविजिबिलिटी पढ़ाया आप लोगों को, जो बेसिक से समझाया, वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि 6 का अगर डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्वेश्चन आ जाता है तो 6 ना करके डिविजिबिलिटी किसका चेक करना है हमें? 2 और 3 का। 2 इकाई का अंक देखा, पहला वाला नहीं कट रहा है, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। 3 से जाएंगे, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 3 से विभाजित होता है, ये अपना आंसर हो सकता है। 2 और 1 3, 3 और 8 11 और 6 17, नहीं कटता, 3 से हटाओ, 2 और 1 3 और 8 11, नहीं कटता, आंसर बनेगा 21 48, जो 6 से विभाजित हो रहा है। और यूं भी आप 6 से भाग लगा दोगे, सर आप क्या बोल रहे हैं, 2 और 3 से क्यों चेक करेंगे, हमें तो 6 से भाग लगाना आता है। तो आप बिल्कुल इसमें लगा के चेक कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो सिखाना है, वो हमें बताना है। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है व्यंजक 4a क्यूब माइनस 37 BC। अब देखो a क्यूब अगर ले रहा है तो a से अपन क्या मान सकते हैं? a क्या है? वेरिएबल है यहाँ पर, और b और c क्या हो जाएंगे? फिर कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर बहुपद है, बहुपद के बारे में आप बहुपद का वीडियो देखें जो यूट्यूब पर डला है, पहले 1-2 मिनट में ही वहां पर क्लियर कर दिया गया है कि जो बहुपद होता है वो किस फॉर्म में चलेगा, बहुपद किस फॉर्म में चलेगा। तो बहुपद में एक ही चर लिया जाता है, तो एक चर अपन a मान लेते हैं यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है? 3 पद a b c हैं यहाँ, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 पद। फिर 2 पद 4a क्यूब एवं 37 BC हैं, ठीक है, इसको कंसीडर अपन कर लेते हैं अभी। 4a क्यूब माइनस 37 BC इज मोनोमियल, एक पद, ये एक पद तो इसमें नहीं है, दोनों पद हैं, और बहुपद में ये पहला और दूसरे पद पर ये आता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत। तीसरा स्टेटमेंट 4a क्यूब माइनस 37 BC इज अ पॉलिनोमियल, एक बहुपद है, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। ये बहुपद के पहले और दूसरे पद हैं, अगर उतना लिखता तो भी हम इसकी तरफ देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ इतना बोला इज अ पॉलिनोमियल, तो हम बोलेंगे हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, a का ये बहुपद
है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। अब चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे बोल रहा है 6 बार 2 है, उसमें गुणा करना है 15 से, और ये अपन को ऑप्शन दे रहा है। तो या तो आप 15 से गुणा कर लो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। 15 से गुणा नहीं करना तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो, ये 2 गुणा 1 1 1 6 बार, 3 और 3 6 बार, और ये 3 गुणा 5। इसका करोगे क्या होगा, 10 मतलब 0, सबसे लास्ट में लगा देना। 3 का गुणा करो 6 बार, 3 लिख दो और 0 लगा दो, आंसर। वापस से ये 6 बार 2 लिखा हुआ है, अगर 2 कॉमन लेकर लिख दिया जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बार 1 बचेगा। 2 का गुणा 15 में करोगे, 15 दूनी 30, तो 0 तो बाद में लगाओगे। 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 3 3 3 3 आ जाएगा, 0 लास्ट में चिपका दोगे, आंसर आ जाएगा। बाकी 15 से तो तुम कर ही सकते हो, इतने समझदार तुम हो जो दिमाग में सबसे पहले दौड़ा कर दो, रिस्क नहीं लेना है, आंसर सही चाहिए और लॉजिक हमें बताना है। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर उसमें से 36 घटाने पर परिणामी संख्या स्वयं का 3 गुना आ जाती है। जैसा बोल रहा है वैसा कर दो, वो ऐसा कह रहा है। एक संख्या को 7 से गुणा करने पर 36 घटाने पर वो अपनी क्या बचती है, 3 गुना बचती है। 3x यहाँ आके घटेगा, 7 में से 3 गए, बचेगा 4x, और ये 36 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9। तो वो संख्या क्या है, 9। क्या पूछ रहा है, संख्या ही पूछ रहा है और कुछ नहीं करना। 9 पहले ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है 9, ये आंसर हो जाएगा। इजी प्रश्न, बोनस सभी के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा अच्छा खासा पेपर के टाइम पर। विभाजनीयता डिवीजन का क्वेश्चन आ गया। जांच का उपयोग करके निर्धारित करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है। 8 का डिवीजन बताया तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर किया है, 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो होता है लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक, और 3 अंक ही क्यों लेते हैं ये आपको वहां पर एक्सप्लेन किया है। अभी बस यही बता के हम चेक करेंगे। यहाँ आ गया 324, 8 चौक 32, बचेगा 4, ये नहीं कटेगा, 780, और 8 नाम 72, बचेगा 6, 60 भी नहीं कटेगा, 612, 8 7 56, बचेगा 5, 52 बचेगा, 52 में भी भाग नहीं जाएगा, 136, 8 एकम 8, बचेगा 5, 56 हो जाएगा, 7 8 56, भाग चला जाएगा। बाकी फिर से वही बात, सर आपने लास्ट 3 में लगाया, हमारे लिए रिस्क नहीं है, हम सभी में लगा के देख सकते हैं। ये आपकी किस्मत है कि अभी आपको क्वेश्चन ऐसे फ्लैश हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं जहां पर आपका जो बेसिक है, जो बिल्कुल देसी जो तरीका है वो काम आ सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोग जो बेसिक है वो ध्यान रख सकते हैं और आपसे उस बेसिक पर भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ब्लूम के वर्गीकरण से, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को डैश डैश के रूप में बताया जाता है। अब ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कितने स्टेप्स लिए हैं, तो सबसे पहले बताना होगा वर्गीकरण में संश्लेषण जो संशोधित किया था के रूप में संशोधित किया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना उसमें 6 स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें एनालिसिस, एवेल्युएशन, मूल्यांकन, सबसे बाद में क्रिएटिंग, निर्माण करना और लागू करना, ये सभी को शामिल किया जाता है। और जिसमें क्रिएटिंग को सबसे ऊपर जो संशोधन किया गया, संशोधन करके जो संशोधित रूप है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, जिसमें 6 लिए गए थे, जहां मूल्यांकन को सबसे टॉप में ऊपर रखा था और सब जो चेंज करने में क्या किया उनने, मूल्यांकन को नीचे लिया और क्रिएटिंग को ऊपर ले लिया। ये उसका संशोधन, मात्र संशोधन है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आने के बाद में आया।
जो थ्योरी है वहां पर बिल्कुल क्लियर मेंशन है, स्टेप्स वगैरह सभी क्लियर मेंशन है। तो ये संशोधन, मात्र संशोधन ब्लूम टैक्सोनॉमी में हुआ था। तो संश्लेषण को किसमें किया गया था? संश्लेषण था, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन था। तो संश्लेषण को हटा के मूल्यांकन नीचे करके क्रिएटिंग को ऊपर किया गया, ये क्रिएटिंग डाल दिया गया। अब पूरा मॉडल बना के यहाँ हम नहीं समझा रहे हैं, इस पूरे में लास्ट में बिल्कुल 6वें और 5वें नंबर पे यहाँ था संश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण, और यहाँ था मूल्यांकन। तो चेंज किया उनने, मूल्यांकन को किया नीचे और यहाँ इसको कर दिया क्रिएट, और ये मूल्यांकन नीचे कर दिया। बस ये कहानी नए जो संशोधन दिया गया उसमें की गई। बाकी सारे ऑर्डर, नीचे के जो ऑर्डर थे वो सभी सेम रखे गए। प्रयोग था, नॉलेज था, ये सभी सेम रखे गए। चलते हैं हम आगे। ये इजी है, बहुत इजी है। जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ोगे, उसका संशोधन पढ़ोगे, आपको ये क्लियर हो ही जाएगा, कुछ भी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है जब टैक्सोनॉमी आप पढ़ोगे, और यूट्यूब पर आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाएगी ब्लूम की। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है 7 मीटर लंबे और 450 सेंटीमीटर चौड़े भूमि के एक टुकड़े में 1 मीटर भुजा वाले 11 वर्गाकार गड्ढे किए जाते हैं। ये है 7 मीटर, 4.5 मीटर, 1 मीटर के 11 गड्ढे कर रहा है वो। ऐसे 1 बाय 1 मीटर के 11 गड्ढे कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? शेष भाग बताना है। ये कितने? 5 और 2 7 हो गए, 11 कर लेना। डायग्राम बता रहे हैं, बस बना के बता रहे हैं वो क्या पूछ रहा है। तो जो शेष हिस्सा बच रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 7 बाई 4.5, तो 7 बाय 4.5 मिलकर क्या होगा? गड्ढे। गड्ढे कितना? 1 बाई 1 के 11 गड्ढे प्लस x क्षेत्रफल, और बचा हमें नहीं पता, ये कितना होगा? ये होगा 31.5, और ये होगा 11। 11 जाके घटाओगे 31.5 में से, तो ये बचेगा 20.5, 20.5 यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्या है? मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, 20.5 मीटर स्क्वायर, 20.5 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा हमारा। इजी क्वेश्चन है ये भी। चलें हम आगे। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है गणित विज्ञानों की रानी एवं संख्या सिद्धांत, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी गणित की रानी है। ये किसने कहा था? ये गॉस ने कहा था। ये स्टेटमेंट है, तो इसमें अपन ज्यादा कुछ समझ भी नहीं सकते। स्टेटमेंट है, जो जिसने कहा है वैसा ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। रट्टा मार, 100% रट्टा मार है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को दे दिए जाएंगे, आप भी याद करके रखना और भगवान से विनती करना जो आपने याद किया है वो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 33। 999 मतलब 5 बार 9 है, उसका सक्सेसर पूछ रहा है। सक्सेसर और प्रीडिसेसर जहां आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, सबसे पहले सिखाई जाती है काउंटिंग। और काउंटिंग में जब सिखाते हैं, प्रत्यक्ष जब सिखाते हैं बच्चों को, तो वहां बोला जाता है हर व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति के पहले एक व्यक्ति होता है। यदि व्यक्तियों की लाइन से उदाहरण देकर समझाया जाए तो वही कहानी संख्या की है। हर संख्या के बाद एक संख्या, हर संख्या के पहले एक संख्या। जो पूर्ववर्ती होती है, पूर्व संख्या होती है, उसे कहा जाता है प्रीडिसेसर। जो अगली संख्या होती है उसे कहा जाता है सक्सेसर। सक्सेसर परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो परवर्ती मतलब अगली पूछ रहा है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक और कूदोगे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, मतलब स्टार्टिंग में 1 बाकी सभी 0, तो 5 0 यहाँ और 1 शामिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख आंसर आ जाएगा। ये 3 और 3 6 0, 2 और 3 5 0, 5 0 हमारा आंसर आ जाएगा कुल 6 अंकों का। इजी क्वेश्चन है ये भी बहुत, बस टर्म आना चाहिए सक्सेसर।
ये तो क्या ही दिया है उसने, और क्यों दिया है पता नहीं। 132 में से 123 घटाओगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा प्लस का। अच्छा प्लस माइनस दोनों 9 दे दिए, सोचा आप जग रहे हो नहीं जग रहे हो, इसको लेकर बस क्वेश्चन था, तो 9 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में वो हमसे बोल रहा है रैखिक समीकरण 5x + 3y = -15 का ग्राफ वह रेखा है जो x अक्ष के इस बिंदु पर मिलता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को बहुत बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल से करवाई है, सारी चीजें कवर की हैं उसमें, और तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, सारे फॉर्मूले, सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यहां पर बोल रहा है एक्स अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं। अगर ये आप कोऑर्डिनेट्स बनाए, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का कोई भी पॉइंट आप लो, किसी भी पॉइंट पर वो लाइन कट करे, वहां से जब आप y की तरफ देखोगे तो y का कौन सा पॉइंट दिखेगा, y का ये पॉइंट दिखेगा, और ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है y अक्ष, और यहां पर क्या है 0, ठीक बीच में क्या है 0। तो x अक्ष से कहीं भी खड़े होकर आप देखोगे तो y = क्या दिखेगा 0। जब x अक्ष को लाइन काटेगी तो उस पॉइंट पर y क्या होगा 0 होगा। y अगर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -3। उस पॉइंट पर x आ जाएगा -3 और y क्या हो जाएगा 0। ये बनेगी कहानी अपनी। देखो कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बस इसमें आना क्या चाहिए था, बस इतना आना चाहिए, x अक्ष पर कहीं भी खड़े हो जाओ y = क्या दिखेगा 0। इतनी समझ आपके अंदर इसमें होनी चाहिए। चलते हैं आगे हम। देखो ये जो टॉपिक है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस में लिखकर नहीं दिया, आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर मिला, ये वापस क्वेश्चन आ गया, एक वर्ग का चौथा शीर्ष ज्ञात करें जिसका 3 शीर्ष ये दे के रखे हैं उसने, और 3 वर्टाइसेस ऐसे देके रखे हैं कि वो कहीं से कोई सा भी हो सकता है, और इतने सिंपल दिए हैं जो ये चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमें सॉल्व करने की जगह ग्राफ पर बना दो, इजी होगा। तो ग्राफ पर इनको जब हम बनाने जाएंगे कैसे इजी होगा वो हम देखें। सबसे पहला 0 0 ओरिजिन, तो ये हो गया एक पॉइंट ओरिजिन, ये हो गया। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है 3 0, x पर कुछ है, y = क्या है 0, और पिछले ही क्वेश्चन किया y 0 का मतलब है x अक्ष पर वो कहीं है, और अभी कहाँ है x = क्या है 3, मतलब पॉजिटिव x अक्ष पर है, इस जगह पर वो है। फिर आया तीसरा पॉइंट 0 और -3, x क्या है 0, x अगर 0 कहाँ 0 है तो वो कहां पर होगा y अक्ष पर होगा, y अक्ष में भी किस पर है वो माइनस पर है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ कितना है 3, ये 3 है, नीचे की तरफ ये भी 3 है। ये अगर देखोगे आप सीधे यहां पर मिलेगा, ये यहां पर, क्योंकि ये क्या है वर्ग है, बिल्कुल लंबाई क्या होगी बराबर। तो x की तरफ देखोगे x का कौन सा पॉइंट दिखेगा 3, और y की तरफ देखोगे तो कौन सा पॉइंट दिखेगा -3। तो जो पॉइंट छूट रहा है वो कौन सा छूट रहा है 3 और -3 छूट रहा है, 3 और -3, ऑप्शन नंबर ए 3 और -3 छूट रहा है। ये पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब बनाना है वर्ग, वर्ग बनाना है तो इधर कहीं भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बचेगा ये वाला, यहाँ आएगा। और इस पॉइंट से x की इस पॉइंट की तरफ देखोगे तो x कितना दिखेगा यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है 3 और 0, और ये पॉइंट यहाँ पर क्या है 0 और -3। यहां से y उठा लो -3, यहां से x उठा लो 3, अपना काम हो गया। और कोऑर्डिनेट जब पढ़ोगे, एग्जाम्पल भी करवाए हैं, सफिशिएंट समझाया, आराम से समझ आ जाएगा। यहां नहीं आया तो वहां खोलकर देख लेना, यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है पूरा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन। यहां भी वो एहसास दिलाना चाहता है कोऑर्डिनेट पढ़ लेना, छोड़कर मत जाना कि लगे सर कोऑर्डिनेट छोड़ सकते हैं क्या, यही बोल दिया उसने, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, पूछना भी मत गलती से, दोबारा नहीं पूछना। y अक्ष पर 3 - 5 का दर्पण प्रतिबिंब,
ये y अक्ष लिया और y अक्ष से क्या बोल रहा है, ये दर्पण बोल रहा है, वो दर्पण ले रहा है किसी भी तरफ, वहां पर ने उस तरफ पॉलिश कर दी, किसी भी तरफ हो सकती है। y अक्ष पर 3 और -5 एक पॉइंट है, 3 और -5। x अक्ष पर कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, और y पर कितना चल रहा है, नीचे 5। इस जगह कोई भी पॉइंट है। अब इस जगह कोई भी पॉइंट क्या है, x पर 3 है और y पर -5 है, तो इनको मिलाओगे तो यहाँ ये पॉइंट आएगा। जब x अक्ष की तरफ y अक्ष को दर्पण लेके चल रहा है, इसमें देखेगा तो क्या होगा, हमारे सामने अगर आईना है तो आईने में हमारी परछाई तो उतनी ही बनेगी, मतलब डेप्थ तो उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो इमेज है, जितनी ये दूरी है उतनी दूरी क्या होगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी अंदर की तरफ जाएगा। और एक्स अक्ष पर कितना चला है, 3, तो अंदर भी कितना चलेगा, -3, तो अंदर हो जाएगा -3, और वो जो उल्टा है वो तो उल्टा ही रहेगा दर्पण में। ये कितना है, -5, तो -5 ये बना रहेगा, तो ये इसका जो इमेज बनेगा -3 और -5 बनेगा। फॉर्मूले वगैरह से हम कतई नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बताया जा रहा है। ये होगा -3 और -5, -3 -5 इसका आंसर बनेगा। चलते हैं हम आगे, 38वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बिंदु 12 -13 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। अब देखो वापस से इसने कोऑर्डिनेट के आसपास ही लाइन का ये क्वेश्चन दे दिया। अब लाइन के इसे तुम पुट करोगे, डालोगे, x और y की वैल्यू पुट करोगे, LHS = RHS आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। सारी कहानी सॉल्व करोगे आप, ये आराम से आपको मिल जाएगा। x बराबर 12 और y बराबर -13 डालना है, आंसर हमें मिल जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 12 नंबर 108 और 108 में से घटाना है 13 पंजे 65, तो घटाओगे 11 से बड़ी संख्या आएगी, पहला ऑप्शन गलत। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 12 7 84 माइनस 13 पंजे 65, ये आ गया 19, और ऐसे ही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 7x + 5y = 19। नहीं सोचना है ज्यादा, आ गया आंसर, आ गया। बाकी आप लोग रखते रहना अपनी तसल्ली के लिए। हाँ, तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत क्या वर्णित है, ये भी ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन आ गया। कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन और कनेक्टिव डोमेन। कनेक्टिव डोमेन वगैरह को कुछ भी नहीं है, कॉग्निटिव डोमेन ही होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है, और एक होता है साइको मोटर। जो चलन जो पक्ष होता है उसमें लिया जाता है, जो सबसे तेज व्यवहार वाला है वो किस में लिया जाएगा, वो कॉग्निटिव में लिया जाएगा, संज्ञानात्मक में से लिया जाएगा, अफेक्टिव में नहीं लिया जाएगा, संज्ञानात्मक में इसको लिया जाएगा। और जब ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ोगे वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी का ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ब्लूम टेक्सोनॉमी कितना इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के तो हो गए क्वेश्चन। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = 7, BC = 13 है। ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब दो भुजाएं वो दे रहा है, ABC, एक बार 7 बोल रहा है, एक बार 13 बोल रहा है। तीसरी भुजा क्या हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। त्रिभुज के जो सामान्य नियम हैं, जो बेसिक्स में बताए गए हैं, उन्हीं नियमों को देखना है, पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। और यहाँ पर सभी नियमों का पालन कर रहा है। जैसे दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, 7 और 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर ये 12 होता तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता। तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा, 13 और 7 का अंतर 6 आ जाएगा, 7 से छोटा आएगा। ऐसे सभी नियमों का ये पालन करेगा, तो 7 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। मतलब ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, हमारे पास 2 त्रिभुज बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें भी त्रिभुज के बेसिक्स हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो सामान्य गुण है त्रिभुज के वो पता होना चाहिए। ये फिर आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और फिर से नीचे दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। धुआंधार तरीके से 5-5 क्वेश्चन 60 में से पूछे हैं।
तो अच्छा खासा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा है। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है? इसमें दो पॉइंट है को जोड़ने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। किसी भी लाइन को m/n में विभाजित करने वाले ये x1 y1 x2 y2 पॉइंट हैं, इनको m⁴n में विभाजित करने वाले पॉइंट का इस पॉइंट के निर्देशांक pxy, ये वो पूछ रहा है। तो xy अपन क्या लिखेंगे? x लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्या दे रहा है x1 और x2? mx2, m कितना? 2, x2 कितना आ रहा है? माइनस का 3 प्लस nx1, n कितना? 1 और x1 कितना? 3 और नीचे 2 और 1 3। ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके? 3 और ये माइनस का 6, माइनस के 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में 3 से भाग लगाओगे तो ये बचेगा माइनस का 1। माइनस का 1 देखो, माइनस का 1, चौथा ऑप्शन हटा, ये हटा। अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 और -3 क्या आ रहा है? सोच समझ के दिया है, कैसी भी दिया है करते हैं अपन। यही कहानी किसमें होगी? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की जगह 2, y2 में देखो क्या दे रहा है? माइनस का 4 प्लस 1, n की जगह 1 और y1 में दे रहा है माइनस का, और नीचे 2 और 1 3, 4 दूनी 8 माइनस के, और ये माइनस का 1 माइनस का 9/3 मतलब माइनस का 3, माइनस का 3। तो ये हो जाएगा अपना आंसर -1 और -3। इजी क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अगले प्रश्न में आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? आपको सिखाया, अच्छे से क्वेश्चंस भी करवाए हैं। क्षेत्रफल x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, बस क्रॉस से चलना है। अंदर से जो भी आएगा प्लस आएगा, ये ध्यान रखना है बस। 1/2 लिख देते हैं। 0 1 x1 y1 0 5 5 4 और 0 1। इसका इसमें गुणा करोगे 0, इसका इसमें गुणा करोगे 0। पहला स्टेप 0 हो जाएगा, 1/2 ये मॉड लगा दिया। फिर 0 -25 माइनस का 25, फिर बचेगा 5 प्लस का 5 -0, बस इतना। 5 घट जाएगा 25 में से, माइनस का 20 बचेगा, लेकिन मॉड लगाए तो बाहर क्या आएगा? प्लस का 20। 20/2, 20/2 मतलब 10। 10 यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ग इकाई, 10 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था ये काफी। क्वेश्चन नंबर 43। वास्तव में अनुभव करने या शारीरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं। किससे करने से सीखते हैं? तो ये है काइनेस्थेटिक, गतिपरक शिक्षार्थी। अनुभव करने से या शारीरिक गतिविधि या खेल कूद करके जिन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मोशन के आधार पर खेल विधि ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का जो सीखने का मेथड होता है या जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है गतिपरक शिक्षार्थी। कुछ होते हैं श्रवणात्मक, जो बैठकर उन्हें कहानी सुना दो समझ में आ जाती है, सब कुछ वो समझ जाते हैं। कुछ होते हैं अनुक्रमिक शिक्षार्थी, जिनको एक सीक्वेंस के हिसाब से चीजें देनी होती है, और कुछ होते हैं विजुअल से वो सीख जाते हैं, उन्हें बस मूवी दिखा दो या कुछ सीन्स दिखा दो या विजुअलाइजेशन करवा दो तो उसमें उनका काम हो जाता है।
तो यहां पर आंसर अपना बनेगा शारीरिक गतिविधियों को करने या अनुभव करने के लिए आ जाएगा अपना गति परक। चलें आगे। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थ्योरी में आपको नहीं दिखेंगे, बस ये रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन स्वाभाविक रहते हैं जिनके इजीली आंसर टिक किए जा सकते हैं, बस पेशेंस के साथ उन्हें पढ़ना होता है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बनाया है वर्ग। ये वृत्त और इसके अंदर बनाया है वर्ग। बस इतना ध्यान रखना, डायमीटर का इसमें रिलेशन होता है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, वहां भी 6 लिया था, 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, 6 और 6 हो जाएगा 12। याद रखना वर्ग का जो विकर्ण होता है, और नहीं भी याद रखोगे एक बार क्षेत्रफल आप पढ़ लोगे वीडियोस में जाके जो यूट्यूब पर पढ़िए आपको याद ही हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग की भुजा अगर a है तो विकर्ण हो जाता है d इज इक्वल टू हो जाता है a√2, और a√2 कितना दे रहा है 12, तो ये a हो जाएगा 12/√2। क्या जानना चाहता है उस वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर जानना चाहता है। a स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का वर्ग 144 और नीचे 2, 144 का आधा 72 वर्ग इकाई 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। 74 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा कुछ है नहीं, तो बस आगे बढ़ जाते हैं। इसमें जहां समझाने का होगा वहां रुक के देख लेंगे अपन चीजें। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री के लिए हम अलग से वीडियो बनाकर पढ़ेंगे। 300 ईसा पूर्व के दौरान महान स्कूल अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंडर महान मतलब कौन, सिकंदर महान, किसके द्वारा निर्माण किया गया था, उसी के द्वारा निर्माण किया हो गया, यूक्लिड नहीं, सिकंदर महान आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब एक वृत्त का केंद्र, फिर से ये शायद छठवां क्वेश्चन होगा। 1/10 पार्ट अकेले किससे ले रहा है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ले रहा है। चलते हैं। एक वृत्त के केंद्र -1 और 3 पर है, व्यास का एक सिरा वो दे रहा है, तो बना के देखते हैं बनेगी क्या कहानी। कहानी कुछ ऐसी बनेगी, ये है सेंटर क्या बोल रहा है -1 और 3 है, और एक सिरा क्या दे रहा है वो 2 और 5 दे रहा है, दूसरा सिरा पूछ रहा है। और अपन को ये अच्छे से पता है ये मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट का मतलब होता है छोर को जोड़कर आधा कर दो, दोनों छोर को पकड़ के क्या कर दो आधा कर दो, बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। इससे क्या ले लें हम x और y ले लें हैं, तो x + 2/2, x + 2/2 इज इक्वल टू क्या है -1, -2 यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, वापस से ये -2 हो जाएगा, और ये +2 यहां जाएगा -2, तो 2 बार -2 मतलब -4, x इज इक्वल टू -4। देखो -4 कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, -4 और 1। तसल्ली के लिए दूसरा और निकाल देते हैं, y + 5/2। हाँ छोटा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, छोटा है इसलिए निकाल रहे हैं, बड़ा होता हम वाकई में नहीं निकालते। ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 घटाओगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। ये पूरा सॉल्व करके बता दिया। ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 1, -4 और 1 आंसर। चलते हैं अब आगे। 47 यदि एक कोण का संपूरक स्वयं के बराबर है, संपूरक का मतलब होता है किसी कोण और उसके समपूरक को जोड़ दें तो क्या हो जाए 180 हो जाए, तो यहां बोल रहा है वो दोनों बराबर हैं, x का संपूरक क्या है y है, और जोड़कर ये हो जाएंगे 180। वो तो बोल रहा है दोनों बराबर हैं, तो x + x लिख लो या y + y लिख लो, एक ही बात है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90, दोनों कोण कितने के हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे, मतलब क्या होगा वो समकोण होगा, राइट एंगल होगा। अगर पूरक होता तो वो 45 हो जाते, पूरक होता 45 हो जाते। यहाँ पर तो सप्लीमेंट, हाँ इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इफ यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा किया है, सप्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है पूरक कोण। ट्रांसलेशन के चक्कर में एक पेपर में पूरा गलत ही दे दिया था, हटाना पड़ा था क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 48, जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे निर्मित करते हैं। वो परिभाषा बना रहे हैं, अवधारणा बना रहे हैं, कंसेप्ट बना रहे हैं और जो थ्योरीज है, थ्योरम्स हैं वो बना रहे हैं। वो तब बना पाते हैं जब वो क्या करें, किसी सेंटेंस को लिया उनने, कथन को लिया उनने, कोई भी कथन लिया, उसे प्रूव किया, सत्यापित किया, और उसे सत्यापित करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उसको और चीजों पर अप्लाई करके देख रहे हैं। उसका क्या कर रहे हैं, वो सामान्यीकरण, उसे और चीजों पर अप्लाई करने के लिए भी फ्री छोड़ रहे हैं। जैसे पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के लिए रिलेशन निकाला, कई सारे प्रयोग किए, उनको सत्य पाया और फिर उसका क्या कर दिया, सामान्यीकरण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वो सभी के लिए क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। आप कहीं पर भी उसे अप्लाई करो। तो वही है, जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे क्या करते हैं, उनका सामान्यीकरण करते हैं, वो उसे जनरलाइज करते हैं, परिशुद्ध नहीं करते हैं, यथार्थ नहीं करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। उनने अगर उसे बना लिया है तो वो क्या करेंगे, उसका सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण में वो क्या करते हैं, अगर एक कंसेप्ट बनाया है ना तो उस कंसेप्ट को वो कोशिश करते हैं जबरदस्ती दूसरे पर अप्लाई करें। ये तब बहुत रिफ्लेक्शन में या देखने को मिलता है जब आप लगातार क्वेश्चन बोलो किसी बच्चे को। जैसे आप क्वेश्चन बोलना शुरू कर रहे हो उसको सीआई के, चक्रवृद्धि ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज में आप सामान्य प्रश्न देते जा रहे हैं और एक जगह आपने बोल दिया कि जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, जबकि बच्चे का कंसेप्ट क्या बनाया हुआ है, वो कोई भी मेथड लाकर उससे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। वो नहीं सोचेगा आपने ये चेंज कर दिया, वो सीधे उसी को लगाएगा, वो सामान्यीकरण कर लेता है सभी के लिए। तो शिक्षार्थी क्या करता है, परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो वे सामान्यीकृत निर्मित करते हैं। चलें आगे अब क्वेश्चन नंबर 49 में वो बोल रहा है, एक गायन प्रतियोगिता में 15 प्रतिभागियों को दिए गए अंक जिसमें मैक्सिमम 60 है, 60, 52, 42, 40, 43, 44, 46, 46, 45, 42, 41, 40, 46, 48 एवं 46 हैं। तो बहुलक क्या है, बहुत बार कौन आया है, कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। देखो किसके मार्क्स सबसे ज्यादा, 46 यहाँ भी, 46 यहाँ भी और 2 बार 46 नीचे है। तो 46 4 लोगों की 46 हैं, तो सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 46। 60 पूरे में से पूरे एक के हैं, 42 2 लोगों के हैं, 48 एक का है, 40 भी 2 लोगों के हैं, बाकी 3 तो कुछ भी है ही नहीं, 46 है 4 लोगों का। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 46, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में वो हमसे बोल रहा है, एक विषम को ज्ञात करें जो सबसे अलग लग रहा है। सबसे अलग क्या लग रहा है, त्रिज्या, जीवा, त्रिभुज और बिंदु। और हमें क्षेत्रमिति हमारे सिलेबस में टॉपिक के तौर पर दिया है। हम तीनों को देखें, त्रिज्या देखें, त्रिभुज का भाग है कॉर्ड, इसकी एक डेफिनेशन है, जीवा की एक डेफिनेशन है, ट्रायंगल की एक डेफिनेशन है, लेकिन पॉइंट की कोई भी डेफिनेशन निश्चित नहीं है। त्रिज्या, जीवा, बिंदु। अगर आप सोच रहे हो कि आप लगा दोगे त्रिज्या, जीवा और बिंदु लगा दोगे, ये तीनों उसमें आते हैं, ट्रायंगल अलग है, तो पॉइंट बोल रहा है, सेंटर नहीं बोल रहा है, केंद्र नहीं बोल रहा है, नहीं तो पॉइंट को ही तुम केंद्र मानकर चलो, वो गलत हो जाएगा। जो सोच होगी आपकी वो गलत हो जाएगी, वैसा नहीं सोचना है। अब चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा जिसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, और इसी चीज को लेकर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसकी कौन परिभाषित नहीं है, तो पॉइंट परिभाषित नहीं है। यूक्लिड में कोशिश की है पर हम मानेंगे नहीं परिभाषित है। बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त है। बच्चे को अगर गिनना आना है, गिनना आने के लिए उसे क्या आना चाहिए, बच्चे को सबसे पहले जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसको हम सिखाते हैं काउंटिंग, गिनती सिखाते हैं, वो भी मौखिक 1 2 3, ना कि उसको लिखित सिखाते हैं। तो देखते हैं फ्लुएंसी इन प्लेस वैल्यू कंसेप्ट, जो स्थानीय मान का कंसेप्ट है वो तो बहुत अलग की बात है, वो तो हम स्कूल में ले जाकर उसको सिखाते हैं, केजीज में भी नहीं सिखाते, उसको और बाद में सिखाते हैं। संख्या लेखन में प्रभाव, राइटिंग बाद की बात है। फिर फ्रीक्वेंसी विथ नंबर वर्ड सीक्वेंस, संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो, जैसे 1 2 3 उसको बोलते हैं। तो जो शब्द हैं उनका जो अनुक्रम है वो हम निश्चित रखना बच्चे को सिखाते हैं
काउंटिंग में, ना कि राइटिंग का और ना कि स्थानीय मान का। तो हमारा आंसर होगा संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह। पाठ्यचर्या एक कलाकार शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है जो उसके स्टूडियो में उसके आदर्शों के अनुसार उसकी सामग्री को छात्रों को ढालने के लिए है। जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, करिकुलम एक उपकरण या टूल के तौर पर यूज करते हैं टीचर्स, जो उनके स्टूडियो में टीचर को कलाकार बोला है, कलाकार के जो स्टूडियो होता है उसमें जो दर्शक आते हैं स्टूडियो में, उनको क्या लिया गया है, छात्र माना गया है। और जो कला है उसके पास वो करिकुलम टीचर के हाथ में जो कला है, जो कलाकार के हाथ की कला है उसे टीचर के हाथ में उसी तरह से क्या माना है, करिकुलम मान के चला है, जो पाठ्यचर्या है वो मान के चला है। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला कनिंघम ने। कनिंघम ने पाठ्यचर्या पर बहुत जोर दिया, पाठ्यचर्या के बारे में काफी सारी चीजें कही। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कनिंघम के बारे में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम चलेंगे आगे। गणित के एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है, क्योंकि वह वन मैन शो का रूप ले लेता है। वन मैन शो का रूप का मतलब होता है कि सिर्फ एक आदमी क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, और एक आदमी परफॉर्मेंस दे रहा है मतलब सभी लोगों को शामिल नहीं कर रहा है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, और अभी पढ़ाने में क्या है, आप लोग अपने क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो, बस सोच के वहीं पर शांत कर ले रहे हो। आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ से जो लेक्चर है वो दिया जा रहा है। तो ये जो मेथड होता है, ये जो तरीका होता है, वन मैन शो का तरीका होता है, व्याख्यान विधि, जहां पर जो व्याख्याता है आके बस खड़ा हो जाता है बोलने के लिए, और वो बोलते जाता है, बोलते जाता है, बोलते जाता है, बच्चे उस ग्रास्प करते जाते हैं। और ये तब हो सकता है जब बच्चे उस विषय का इंपॉर्टेंस समझें, उसमें रुचि लें, या शिक्षक के द्वारा उसमें रुचि डाली जाए। जैसे आपकी अभी मजबूरी है कि आपको पास होना है, तो आपके अंदर रुचि अपने आप आ रही है, अंदर से मोटिवेशन आ ही रहा है कि नहीं यार करना है, कुछ भी हो जाए। वापस नींद से जगते हैं, मुंह धोकर आते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन करते हैं। तो वो मोटिवेशन आपके पास है तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो व्याख्यान विधि है वो बहुत बोरिंग हो जाती है। लेकिन जो बड़े क्लासेस होते हैं उनके लिए व्याख्यान विधि अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ वन मैन शो का मतलब होता है व्याख्यान विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब ये जो अपना साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड होता है, उसी को कहा जाता है ह्यूरिस्टिक। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट देकर मैथ्स में बहुत सारे काम नहीं करवाए जा सकते, सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। प्रयोगशाला में ले जाके कितने इंस्ट्रूमेंट क्या क्या आप दिखाओगे, तो मैथ्स की प्रयोगशाला भी क्या हो जाता है, पूरा संसार हो जाती है। तो व्याख्यान विधि अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भारतीय सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाएगा। यहाँ पर हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने का इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ से समझ में आएगा। और हमें भी ये पेपर देखकर लगा कि हमें अकेले हिस्ट्री का ही एक लेक्चर अलग से बना देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हर पेपर में, तो वो बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। 10,999 एवं 11,052 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं बनती हैं? 10,999, 10,999 से 11,052 तक। अब इसके बाद अगर हम एक जोड़ दें तो 11,000 पे पहुंच जाएंगे, तो एक संख्या यहां हो जाएगी, फिर 52 तक है, 52 शामिल नहीं करना है, क्या बोल रहा है, उसके बीच। तो कहां कितनी बचेंगी? 51 बचेंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 52। अब ये तो हमने यू जोड़कर सीधे सीधे बता दी, आपको अगर करना हो तो 11052 माइनस 10999 और ये माइनस का 1, ये आ जाएगा 52। सॉरी, -1 नहीं, ये +1 दोनों छोर नहीं घटाना है, एक छोर घटाना है, तो ये आ जाएगा 52। ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर बनेगा।
चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, अणु अमल द्वारा रेखांकित किए गए प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 5 पॉइंट स्टार 5 पॉइंट स्टार है कि बहुभुज की परिमाप ज्ञात करनी है। 5 पॉइंट स्टार बहुभुज जो होगा उसका पेरीमीटर होता है 5a, परिमाप होता है उसका 5a, 5 गुना भुजा। उसकी भुजा कितना दे रहा है, वो भुजा दे रहा है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 10a, 5a नहीं 10a होता है, सॉरी ये होता है 10a, तो ये होगा 10 गुना 5 मतलब कितना 50, ये बनेगा 50। देखो कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर बनेगा। चलें अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल कैंसिल बोल रहा है। कैंसिल हो गया ये क्वेश्चन, कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रहा। आप सॉल्व करेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, हमने सॉल्व करके देखा ऑप्शन नहीं दे रहा है इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा ही दिया गया। फिर उसके बाद साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर जो टेक्सोनॉमी है, ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है उसको 3 बेसिस पर बताया है, 3 उद्देश्यों के हिसाब से देखा है। उसमें से साइकोमोटर एक है जिसमें जो फिजिकल गतिविधि करके बच्चा सीखता है, टच करके और सेंसेस वगैरह से वो सीखता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया, केवल रेखांकन, केवल प्रक्कलन, केवल मॉडल निर्माण, तो ये नहीं है। जो मूविंग चीजें हैं, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह, अगर ऐसा कुछ यहाँ पर दे देता जो साइकोमोटर है, उससे ये सारी चीजें वो सीखता है। अंदाजा लगाना, जैसे हम अंदाजा लगा लेते हैं कोई भी चीज कितनी दूरी पर है, क्या है, तो ये सारी चीजें किससे होती हैं, साइकोमोटर होती है, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, ड्राइंग, मैनिपुलेटिंग, मॉडल मेकिंग वगैरह उसमें नहीं है। ये क्वेश्चन भी कैंसिल है, अजीब सा ही क्वेश्चन है। आप लोग पॉज करके इसको यहीं पर पॉज करके देख सकते हो, पढ़ के, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए कैंसिल कर दिया। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4x - 2y = 3 और kx + y = 5 के एक बिंदु, एक विशेष बिंदु पर 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाने के लिए। अब देखो 2 लाइन कट करनी है, 2 लाइन कट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसे अगर उल्टा करके देखें इसका डेफिनेटली मतलब क्या है, बिल्कुल अलग तरीके से इसका दूसरा मीनिंग होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ना तो समांतर है ना ये संपाती है। समांतर होती तो टच नहीं करती, क्वेश्चन बोल रहा है टच कर रही हैं। संपाती होती तो एक दूसरे के ऊपर होती, सभी पॉइंट पर ये टच होती। तो एक पॉइंट पर ये टच करे तो हम बोलेंगे ये लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, पैरेलल होने का मतलब होता है कि इन दोनों का जो रेशियो है 4/k और -2/y, 2/1, ये आ जाता सेम, ये सेम आ जाता अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती तो। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। तो ये माइनस से ये कटेगा 2 टाइम्स और माइनस यहां आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -2। k बराबर -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि k बराबर -2 अगर हो गया तो ये समांतर हो जाएंगी, बाकी कुछ भी हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि एक विशेष बिंदु पर 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाने के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं दर्शाने के लिए k का मान कितना है। तो k के मान कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या ना हो, -2 ना हो, क्योंकि -2 जैसे ही होगा ये समांतर हो जाएंगी। बस इतनी सी कहानी इसमें थी क्वेश्चन में, और ये भी डिटेल में आप लोगों को समझाया है, जहां लाइंस समझाई हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पैरेलल लाइन की कंडीशन में। तो ये थी कहानी सेकंड शिफ्ट के सेकंड पेपर की। तो आप इसे शेयर करें, जिससे जो लोग पेपर देना चाहते हैं वर्ग 2 का, उन्हें इससे इसका फायदा मिले। अगर आप लोगों को लगता है इसको और डिटेल में कंसेप्ट्स को और डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, जहां आपको लगता है कि और चीजें की जा सकती हैं या और आप कुछ चाहते हैं हमसे जुड़ने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो चीज प्रोवाइड करवाएं। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।